महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी चुनावों में सबसे बड़ा चुनाव मुंबई में होने वाला है। मैं आज सीएसटी स्टेशन के सामने हूँ। मेरे सामने मुंबई महानगर पालिका दिखाई दे रही है और हम स्पेशल चावड़ी करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ सड़क पर आया हूँ, मैं मुंबई महानगर पालिका के सामने भी आया हूँ। देवेंद्र जी, नगर निगम के रूप में आपका क्या विचार है? नगर निगम भवन अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है और ये नगर निगम ऐतिहासिक रूप से देश का सबसे बड़ा नगर निगम है। नमस्ते 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 नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। देश का सबसे बड़ा नगर निगम, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर उसे सही तरीके से चलाया जाए तो ये दुनिया का सबसे अच्छा नगर निगम बन सकता है। इतनी क्षमता वाला नगर निगम है। पहले कई बार देखा था। बचपन में नहीं, मैंने तो विधायक बनने के बाद ही देखा था, लेकिन खासतौर पर नगर निगम के अंदरूनी हिस्से का जो अवलोकन मैंने पूरी तरह किया वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही किया। उसके बाद ही उससे पहले अंदर गया था, लेकिन वो सत्ता पक्ष का कार्यालय या किसी का कार्यालय था। लेकिन जो हॉल है, मतलब हमारा सभागार है, वो उससे पहले दिखा। मुझे एक और सवाल है आपसे, क्योंकि आप नागपुर के महापौर हैं। नागपुर देखकर मुंबई में नगर निगम देखने पर ऐसा लगा कि मुंबई का महापौर बनना चाहिए। भाई शुरुआत की बात करो। ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि नागपुर का महापौर बनने के बाद मैं पहले ही उसके तुरंत बाद मैं विधायक बन गया था, इसलिए फिर से महापौर बनने की इच्छा नहीं थी। तो आज मैं आपको मेट्रो से ले जाने वाला हूँ। आमतौर पर मुंबई में लोग लोकल ट्रेन से जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब लाइफलाइन बदल रही है। बिल्कुल, मेट्रो ही होने वाली है, तो कुछ हद तक आप भी जाते हैं और बड़े पैमाने पर आपको सिर्फ 11 किलोमीटर की लाइन चाहिए थी, अब 15 में आप शुरू कर रहे हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि मुख्यमंत्री बनते ही आपको ऐसा लगा कि मेट्रो को प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं? देखते हैं, मतलब मुझे रिपोर्ट। नहीं, निश्चित रूप से तय किया था। अगर आप देखें तो मैंने अपना विजन 2013 में ही पेश किया था। अध्यक्ष के तौर पर मैंने कहा था कि मुंबई में मेट्रो का जाल हमें कैसे तैयार करना चाहिए, मुंबई में एलिवेटेड रोड कैसे तैयार करना चाहिए, मुंबई में टनल्स कैसे बनानी चाहिए, मुंबई को डीकंजेस्ट कैसे किया जा सकता है। ऐसी कई बातें मैंने 2013 में अपने भाषणों में रखी थी। जब मैंने ये सारी बातें मेरे दिमाग में पहले से ही थी। खासकर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुंबई में किए गए प्रोजेक्ट्स, ये सब मैंने नए सिरे से तय करके किए हुए प्रोजेक्ट्स नहीं है। पहले 25 से 30 साल पहले ही इसका विचार किया गया था। जैसे अटल सेतु का विचार 1962 में जेआरडी टाटा ने रखा था। मेरा श्रेय क्या है? तो ये सिर्फ चर्चा में ही रह जाता था, फाइलें घूमती रहती थी, कुछ होता नहीं था, परमिशन किसी के पास नहीं थी। मैं इसके पीछे पड़ गया, सारी परमिशनें ली, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर परमिशनें ली और उसे अमल में लाकर दिखाया, और अब वो सब वाकई में हो चुका है। मुंबई कितनी अनजानी थी? बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी, क्योंकि मैं विधायक के तौर पर तो 99 से मुंबई में था। मतलब एक तरह से मुंबई की पूरी यात्रा वही देख रहा था। और खास बात यह थी कि मैं महापौर भी रहा था, और मेरा मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने एक डिप्लोमा किया था। इस वजह से इन सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी तो थी। अगर मुंबई की बात करें तो वो मेरे लिए थोड़ी नई थी, क्योंकि मुंबई घूम घूम कर ही जानता था, लेकिन मुंबई की राजनीति या ऐसी चीज़ें मुझे ज़्यादा पता नहीं थी। जब चुनाव आता था तो पार्टी जो कहे उस इलाके में जाकर काम करना होता था। 2009 के चुनाव में मैं पूर्वोत्तर मुंबई में लगभग 20 से 25 दिन रहा था, लेकिन फिर भी एक कहावत है कि मुंबई नगरी बहुत बड़ी है, ऐसा कहते हैं। तो क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मुंबई बेहद मुश्किल है, या मुश्किल है वगैरह, ऐसा कुछ महसूस हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मुंबई, मतलब बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, भले ही मैं मुंबई का मैं विधायक नहीं था, फिर भी 2004 में मैंने भाषण दिया था मुंबई, और उस समय विधानसभा में। अच्छा। और उस भाषण में मैंने कहा था कि आप एमएमआरडीए को बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। एमएमआरडीए को 450 करोड़ रुपए आपने ब्याज पर रखे हुए हैं और सिर्फ 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। एमएमआरडीए बनाई गई है मेट्रोपॉलिटन रीजन को डेवलप करने के लिए, और आप सिर्फ बैंक में पैसे रखकर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। आप ऐसा क्यों करते हैं?
जो भी ये 450 करोड़ रुपए हैं, इसमें आप 15,000 करोड़ के काम कर सकते हैं। आप मुंबई को बदल सकते हैं। और मुझे आज भी याद है कि मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे, वो आकर मुझसे मिले और बोले, मैं भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं। और इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री था, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने एमएमआरडीए को बुलाकर कहा कि आप बैंक नहीं हैं। जो भी पैसे आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, जो भी आप वहां कर रहे हैं, वो सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाना चाहिए। एमएमआर रीजन में आप काम ही नहीं कर रहे, आप तो बस चौपाटी का काम करके रह गए हैं। मुझ में कहाँ है आपका कोई कहा? आपका मूल रूप से कहना है कि आपके आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने एम्पावर किया, एम्पावर किया और उसके बाद जब महापालिका के अधिकार कम हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महापालिका के उलट मैं तो कहता हूं कि वे महापालिका में क्यों काम करते हैं। मुंबई की मुंबई महापालिका सक्षम है। आप एमएमआर क्षेत्र में काम करें। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने लगभग 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट 400 से 450 करोड़ रुपए सालाना किए हैं। उस जगह पर काम करने के लिए 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट एमएमआरडीए के माध्यम से शुरू किए गए, उन्हें फाइनेंस किया गया और आज भी सभी की डेट सर्विसिंग हो रही है। कहीं भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए उल्टा इससे एमएमआरडीए की क्षमता बढ़ी, उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी निवेश करने की क्षमता बढ़ी और आज हम देख रहे हैं, आज 11 प्लॉट 3,000 करोड़ में बेचकर बचे हुए हैं और डेट सर्विसिंग करके आए हैं। आज एमएमआरडीए इतनी सक्षम है कि जब मेट्रो बनानी थी, उस समय मैंने अनुरोध किया था कि जायका का कर्ज सीधे हमें एमएमआरडीए पर चाहिए, कम। सीधे तौर पर तब तक कभी भी डायरेक्ट बैलेंस शीट पर कर्ज नहीं मिला था। जब मैंने वो सब समझाकर बताया, तब पहली बार मोदी जी ने ये निर्णय लिया। और एमएमआरडीए की AAA रेटिंग है, उसे सीधे कर्ज लेने की अनुमति दी गई और वो कर्ज सीधे मिलने से राज्य की स्पेस हमें कहीं निवेश करनी नहीं पड़ी। और फिर ये ट्रेंड शुरू हुआ। ये जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हमने अब किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए के, ये सब मराठी की बैलेंस शीट पर है। हम सीएसटी स्टेशन नॉर्थ। मुझे घर पर ऐसा नहीं लगा था कि सीएसटी पर अंडरग्राउंड मेट्रो वगैरह घर में भी होगी। भीड़ जो आपको अब दिख रही है, क्या वो काफी है या आपको लगता है कि और भीड़ होनी चाहिए? भीड़ बनी जी। हाँ जी। आज का दिन पहला छुट्टी का दिन है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब अब ट्रैफिक विभाग ने आधिकारिक अनुमान दिया है कि इस अंडरग्राउंड मेट्रो की वजह से सड़क पर 30% ट्रैफिक, 30% ट्रैफिक है हो गया है। अब हमारे पास जितना छोड़ा उससे टैक्सी शेयर, ऑटो शेयर, टैक्सी शेयर, खासतौर पर इनकी भीड़ कम हो गई है और 30% लोग अब इस पर आ गए हैं, इसीलिए ये बढ़ने वाला है। लेकिन फिर भी मुंबई की सबसे बड़ी समस्या है, और खासकर चुनाव के समय, वो होती है कि महानगर पालिका चुनाव के समय लोग सोचते हैं कि महानगर पालिका के मुद्दों पर मतदान करना चाहिए या आपको राज्य सरकार को देखकर मतदान करना चाहिए। तो अब हम असल में किस चीज पर वोट कर रहे हैं? इसे ट्रिपल इंजन कहते हैं कि यहां भी हमारा, सरकार में भी हमारा, ऊपर भी हमारा। इसी वजह से है विकास के विजन की ओर देखें कि किसके पास विजन है, किसने विजन पेश किया, किसने उसे करके दिखाया। देखिए, समय की कसौटी है। बाकी लोग बस बातें ही करते रहे, इतने सालों में उन्होंने कुछ भी करके नहीं दिखाया, है ना? कोस्टल रोड हमने बनाया है, 92,000 करोड़ का ये काम किया है। किसी और का बेटा हमारा थोड़ी होता है। अपने पड़ोस के लड़के को गोद में बिठाइए तो थोड़ा अपना ही बेटा हो गया। खा कोस्टल रोड मान लीजिए, क्या इससे पहले इतना ही था या बना नहीं था? इसका कारण ये था कि कोस्टल रोड के लिए परमिशन चाहिए थी। ये परमिशन कभी मिली ही नहीं। मैंने खुद 5 मीटिंग्स ली कोस्टल रोड के लिए केंद्र सरकार में, और सभी अधिकारी मौजूद थे। उन्हें किस तरह से नेविगेट किया, और ये सब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाकर हर किसी पर केस हुए। ये सब जीत कर आए। और ये इतने नीच सोच वाले लोग हैं कि जब कोस्टल रोड का सब कुछ हो गया और फिर ये सवाल था कि महानगर पालिका को इसका एमएमआरडीए या केएमएसआरडीसी करना है, मुझे उद्यमी ने कहा महानगर पालिका को दो। ठीक है, उन्होंने डिजाइन किया, महानगर पालिका को ही करने दो। और फिर एक दिन अचानक सुबह मुझे बताए बिना भूमि पूजन कर डाला। कुछ भी कहा। अब मैं मुख्यमंत्री था तो किसी भी पद से उन्हें अधिकारी नहीं था। फिर भी विकास में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, मुझे कमिश्नर ने बताया कि साहब आप जो भी कहेंगे, अगर आप वापस करने वाले हैं तो हमारी तैयारी है। क्योंकि वो उनका था, उन्होंने कर ही डाला। मुझे
पूरी मुंबई को पता है कि कोस्टल रोड किसने बनाया, उसकी परमिशन कौन लाया। रोज अखबारों में खबरें छपती थीं जब परमिशन मिली, हर मीटिंग में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, हमने उसे कैसे नेविगेट किया, ये सबको पता है। इसलिए श्रेय लेने के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि एक समय ऐसा था कि मुंबई में, ठाणे में, राज्य में अलग ही सरकार थी, मुंबई और ठाणे में। तो उस समय ये समस्या थी, लेकिन अब ये चीज बदल गई है। आप कहना चाहते हैं कि ऊपर भी हमारी सरकार हो और नीचे भी, तभी ये चीजें फुट सकती हैं। ऐसा नहीं है। हमने ये दिखा दिया है, देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई नियम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब पृथ्वीराज चौहान साहब हमेशा कहते थे कि मेरा पसंदीदा प्रोजेक्ट कोस्टल रोड है। जो मुख्यमंत्री थे उनका उस समय का शिवसेना या महानगर पालिका से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार की, ये दरवाजे खोलने थे, विदेश से एक अनुमति मिल सकी। आगे कुछ नहीं हुआ। मैंने उसमें आने वाली परेशानियां समझी। शंघाई वगैरह जैसे मेरा हाल। उनके पास था, लेकिन वे कोस्टल रोड के लिए कुछ नहीं कर सके। मुझे उसमें आने वाली परेशानियां पता थी, और मोदी जी जिनके पास विकास का विजन है, उनके सामने जब कोई मुद्दा रखा जाता है तो वे तुरंत उसे सुलझा देते हैं। इसलिए मोदी जी ने हमारी उन परेशानियों को समझा और उसे मंजूरी दी। यानी उस दौरान केंद्र में 3 पर्यावरण मंत्री बदले गए थे। लेकिन एक एक करके हमने सभी अड़चनों को दूर किया, और फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि आप कोस्टल रोड बना रहे हैं, इससे रिक्लेमेशन होगा, रिक्लेमेशन की वजह से जगह तैयार होगी, आप उसमें नई रियल एस्टेट तैयार करें। एक पत्र दिया गया कि नहीं, वहां सिर्फ गार्डन बनाया जाएगा, वहां कोई रियल एस्टेट नहीं बनाई जाएगी। जितना भी एरिया तैयार होगा, लगभग 150 से 200 एकड़ कोस्टल रोड की वजह से, वहां हम सिर्फ गार्डन बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वॉकिंग प्राइस जैसी सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया इसलिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मुंबई में खास तौर पर रियल एस्टेट के नाम पर पैसा कमाया जाता है, और धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ऐसे आरोपों की शुरुआत हो जाती है। जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी आपने ये बात कही थी कि आपको उन चीजों पे लगाम लगानी है। आप मुंबई के बाहर के राजनेता हैं, शहरी हैं, लेकिन मुंबई के बाहर के। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई के बाद लोगों को आदतें लग जाती हैं, विभिन्न तरह की। इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? ऐसा है कि ऐसा? ये सच है कि बहुत बड़े पैमाने पर अनियंत्रित भ्रष्टाचार हमें देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया, और अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बहुत बड़े पैमाने पर इस पर नियंत्रण लाकर काफी हद तक चीजों को सुव्यवस्थित किया। तो अब जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें समस्या है, नए प्रोजेक्ट्स में कोई समस्या नहीं है। प्रोजेक्ट पर मतलब जो लोग 10-15 साल से काम कर रहे थे उन्हें बाहर कर दिया गया। नया ठीक नहीं है। नए में हम पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, जब तक उनकी क्षमता नहीं होती तब तक हम उन्हें वो जगह नहीं देते। बहुत सारे आरोप लगे थे कि हमें जो करना है वही करना है वगैरह। मतलब सब कुछ चलता है, हम कहीं भी रुके नहीं है, जहां कार्रवाई करनी है वहां हम कार्रवाई करते हैं। एक आरोप ये भी लगता है कि जितने साल शिवसेना ने सत्ता का आनंद लिया मुंबई महानगर पालिका में, आपके लोग थे, उनके साथीदार थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 17 से 22 तक हम उनके साथ नहीं थे। हम वहां चौकीदार थे। इसलिए कभी जुर्माना दगे हैं? चलाया, जोर से चलाया। फिर उन्होंने उस समय जो उत्पात मचाया उसके सबूत सभा के दौरान देने वाले हैं, क्या क्या उत्पात मचाया है। और हमारे कुछ लोगों ने आंदोलन किए, लाठियां खाई, जेल गए। मुंबई करों के लिए मैंने संघर्ष किया। चिंता मेहरबानी करके मत करो, सबकी भी वहां से हटा दो। मुश्किल है। महानगर पालिका में जीत कर टिकट निकालना आसान है, लेकिन हम टिकट बांटना मुश्किल है। तुम करोगे या मैं कहूं? सचिन उमेगा नीचे मुंबई। मुंबई मेट्रो रेस। मैं असल में पहली बार सीएसटी स्टेशन पर था। आज मुझे दिल्ली जाना था, तो कई बार मैं लोअर परेल पर ट्रेन से जाने के बजाय मेट्रो से जाता हूँ। और टिटुला आपको डायरेक्ट, मतलब लगभग 15 से 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं, और भीड़ असल में उसमें बहुत फर्क पड़ता है। देखो, मेट्रो एक ऐसा समाधान है, फिर तो
मतलब उसकी कुल सफाई और बाकी चीज़ों की वजह से थोड़ा जो हल्का सा एलीट क्लास है वो भी इसका इस्तेमाल करता है। मेट्रो में कुछ भी गलत नहीं लगता और दुनिया में And you have to, मुझे लगता है right? प्रोजेक्ट महंगा हो सकता है लेकिन रनिंग कॉस्ट नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में ऐसे तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से महंगे पड़ते हैं, लेकिन रनिंग कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट निकलने में समय लगता है। अब मुझे कैपिटल कॉस्ट में कंसेशनल लोन मिलने की वजह से हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जल्दी ही रनिंग कॉस्ट निकल जाती है। अब सारी मेट्रो धीरे धीरे अगले 2 सालों में उस जगह पे उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट ही रहेगा, लेकिन जो भी, और इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो कॉस्ट उठती है वो पर्यावरणीय कॉस्ट है। मित्रता की जो लागत है वो हम पर्यावरण को बचाकर निकाल रहे हैं। जब आप एक मेट्रो बनाते और इसकी वजह से इतनी सारी गाड़ियां जो सड़कों पर कम हो जाती हैं, या जो कम्यूटेशन से कार्बन निकलता है, कम्यूटेशन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी कम हो जाता है, तो उस लागत को हम कभी गिनते नहीं है, लेकिन वो लागत भी हमें जोड़नी चाहिए। मेरे सहयोगी आ गए हैं, हम चौपाल शुरू करने वाले हैं। बीच में सभी सहयोगी खड़े हैं। अगर आपने मुंबई की चौपाल देखी हो तो आज हम मेट्रो के डिब्बों की वजह से, मुझे आपकी वजह से मेट्रो में देरी नहीं चाहिए। नहीं, चलो चलो, ठीक है। शो हमें सिद्धिविनायक तक जाना है और मुझे बताओ आपके पास 15 से 20 मिनट हैं। तो अब असली राजनीतिक सवालों की बौछार शुरू होगी। अभी तक हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की, लेकिन असली चर्चा जो हमें करनी है वो अब शुरू होती है, ऐसा मुझे लगता है। मेट्रो की रफ्तार के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति भी बदलती हुई नजर आ रही है और हमने देखा है कि जिस तरह की गठबंधन महाराष्ट्र में हुए हैं, तो एकनाथ शिंदे आपके साथ मुंबई में है, लेकिन कई जगहें ऐसी भी हैं जहां रणनीतिक गठजोड़ दिखाई देते हैं। वहां आपने उन्हें साथ नहीं रखा है क्या? रणनीतिक रूप से आपने उन्हें पोस्ट पोल अलायंस के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सारी चुनावों में सत्ताधारी लड़ते हैं, विपक्ष तो दिखता ही हूं। असल में देखिए, ये जो चुनाव है ये कार्यकर्ताओं के चुनाव है। हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं का मन रखना पड़ता है, इसलिए अब कुछ जगहों पे हमने आखिरी तक गठबंधन की कोशिश की, लेकिन 12 सीटों पर हमारा गठबंधन टूट गया। वहां अब लगभग दोस्ताना माहौल है। करीब 112 से 113 जगहों पर हम गठबंधन में हैं। कुछ जगहों पर वे और राष्ट्रवादी गठबंधन, कुछ जगहों पर हम और राष्ट्रवादी गठबंधन। इसलिए विभिन्न क्रमचय संयोजन। क्या आपको ठीक से याद है कि ये कहां और किसके साथ हुआ था? 2 लाख 2 है। आपको आखिरी पल तक, चाहे वो छत्रपति संभाजी नगर हो या अमरावती हो या अकोला हो, सुबह तक भी आपको फिर से सोचना पड़ता है कि करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। और इतना समय क्यों, फिर आखिरकार आखिरी पल तक क्यों? समस्या क्या होती है कि अब छत्रपति संभाजी नगर है। मेरा बहुत जोर था कि ये होना ही चाहिए, मैंने कोशिश की। अब वो एक वार्ड में है, इन्हें भी चाहिए उन्हें भी चाहिए, ऐसे में इस पर झगड़ा हो गया। अब क्या होता है कि छोटे स्थानीय नेताओं का मन भी रखना पड़ता है। असल में मैंने तो अपने लोगों से कह दिया था, 12 लोग चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, छोटे सभी तो जीत कर नहीं आते। फिर ये तो अपना सिटी नगर सेवक है, मशीन का विस्तार कैसे करना है। फिर उन्होंने उन्हें एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने उन्हें प्रस्ताव दिया, पर आखिरकार उन्होंने अंतिम प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, उन्होंने तोड़ दिया। आपका मतलब है कि असल में भाजपा का घरानेदारी या वंशवाद के खिलाफ ही विरोध है। भाजपा की राजनीति भी ऐसी है, लेकिन इस चुनाव में आपने खुद आदेश दिया था कि घरानेदारी नहीं होगी, इसके बावजूद भी घरानेदारी दिखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा था कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। कार्यकर्ता रोते हुए, आक्रोश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हुआ? आपका आदेश, आपकी हिदायत उल्लंघन हुआ। और असल में हमने घरानेदारी की ही नहीं है कर। एक सच ये है कि कुछ जगहों पर हमारे रणनीतिक गठबंधन थे, इसीलिए वो सवाल खड़ा हुआ। हमारे यहाँ हमने ये नियम भी बनाया था कि जो भी नगर सेवक हैं या पहले कभी नगर सेवक रहे हैं, उन्हें हम घराने का हिस्सा ना समझें, क्योंकि वे पहले रह चुके हैं। बाकी अन्य मामलों में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पुणे के बारे में सोचा गया तो पुणे में शरद पवार के विधायक थे, वे रणनीतिक रूप से हमारे साथ हैं।
और उनके आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ये प्रभाग दे दीजिए। उस प्रभाग में उनके उम्मीदवार को हमने मान लिया, क्योंकि अक्षय स्वामी चुनाव नहीं जीते थे और उनके बेटे के लिए पहले ही कह दिया गया था। ये प्रभाग है, उन्होंने तय किया। वे पुणे के दूर के रिश्तेदार हैं। अब अगर आप ऐसे सोचें तो उन गांवों में सामने वाले रिश्तेदारों का गांव है। आप क्या करेंगे? तो ऐसा भी हमारे यहाँ आप देखिए कि जो हमारे सिटिंग विधायक हैं, ऐसे लोगों के लिए नए तौर पर जो भी वहां उनके बच्चों के लिए टिकट मांगे गए थे, आखिरकार किए गए थे, वो हमने मना कर दिया। उसमें क्या है कि पहले से ही उनके दो जो भी हैं वो थे ही, और तीसरे के बारे में उस संदर्भ में एक रणनीतिक निर्णय हमने वहां लिया। बाकी हमने कहीं भी ऐसा नहीं किया। आप बताइए कहाँ हमने किया? ये थोड़ा भावनात्मक सवाल है, क्योंकि ये चुनाव कुछ मराठी बनाम अमराठी के मुद्दे पर चल रहा है। तो आपसे समझना है कि अगर कल मुंबई महानगर पालिका में भाजपा और शिवसेना की सत्ता आती है तो मुंबई का मराठीपन आप कैसे बनाए रखेंगे, हमें बताइए। मुंबई में आज भी मराठी लोगों का वर्चस्व रहेगा। बाहर से लोग आएंगे, बसेंगे और आपकी वोट बैंक भी है, लेकिन फिर भी मुंबई में मराठी आदमी टिकेगा, उनका मराठीपन कायम रहेगा। इसे आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दो कि मराठी वोट बैंक किसी और की नहीं, हमारी है। अमराठी और मराठी वोट बैंक हमारी ही है। ध्यान में रखो, अगर मराठी लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया होता, लगातार 3 चुनावों में हमारे 15 उम्मीदवार जीत कर आते हैं, किसी और का एक भी नहीं। पुणे को क्लेम करने दो, भाजपा नंबर 1 बनी हुई है और भाजपा को और सभी मराठी इलाकों में हमें चुनना चाहिए। हमारा मराठी है, हमारा मराठी है, सब हमारे हैं साथों के साथ। ऐसा है कि सबसे पहले तो मुंबई भी मराठी ही है। ये कौन तय कर सकता है? मुंबई मराठी, कोई भी कहीं से कितना भी आए, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इस शहर में व्यवसाय करने के लिए लोग आते हैं। पहले मजदूर आया करते थे, अब इस शहर में जो लोग आते हैं वे टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र से हैं, इसलिए भी बाहर से लोग आते हैं। फिर भी मुंबई की मुंबईपन को कोई खत्म नहीं कर सकता। आज देखिए, मुंबई के गणेश उत्सव में सभी तरह के लोग वो गणेश उत्सव मनाते हुए आपको दिखेंगे और बिल्कुल पारंपरिक मराठी तरीके से दिखेंगे। इसीलिए हमें मुंबई की संस्कृति को बचाए रखना है। मुंबई की संस्कृति और मुंबई की संस्कृति की जो भी यात्रा है वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगी, उसे होने नहीं दिया जाएगा। उसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। अब कृपाशंकर सिंह कहते हैं कि अगर उत्तर भारतीयों की बाढ़ आ गई तो इसमें क्या गलत है? पहली बार कृपाशंकर ने ये कहा था, मुंबई में नहीं कहा। दूसरा, कृपाशंकर सिंह हमारे आधिकारिक प्रवक्ता है। मेहता, कहा आपने अपना वो भयांदर वाला समय मुंबई में दिखाया। आप बहुत होशियार लोग हैं, इसीलिए मैं आपको आधिकारिक रूप से इस पार्टी का नेता घोषित करता हूँ। मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर हिंदू होगा और मुंबई का महापौर मराठी होगा। नहीं, इससे पहले हमने हर बार ये नहीं कहा था। अब यहाँ साफ कर दिया गया है कि मुंबई का मराठी मेयर बनने वाला है, क्योंकि आपने मेरे माध्यम से लगभग 92 मराठी उम्मीदवार मुंबई में दिए हैं। मुझे अब इससे जुड़ा दूसरा सवाल पूछना था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों की युति भाजपा के लिए चिंता का विषय है या अवसर का विषय? भाजपा इसका विश्लेषण कैसे करती है? और उनका कहना है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं तो पूरी तरह से 100% इसका श्रेय लेने के लिए तैयार है, और मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इसका श्रेय दिया। मतलब जो बाला साहेब की दिल से इच्छा थी, लेकिन जो बाला साहेब कर नहीं पाए, अगर मैं वो कर सका तो मराठी लोगों को एकजुट करने का काम मैंने किया है। अब इस युति में बहुत देर हो चुकी है। ऐसा हुआ कि दोनों के वोट खत्म होने के बाद वे एक साथ आए। अगर 2009 में एक साथ आए होते तो नतीजा अलग आता। अब एक साथ आने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, दोनों की वोट परसेंटेज इतने का है, अब मराठी लोग इन्हें वोट नहीं देंगे, गैर मराठी को देंगे। इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमें समझौते को लेकर कोई चिंता नहीं है। निश्चित रूप से। इसलिए ये आपके लिए चिंता का विषय है, और ऐसा लगता है कि ये सैंडहिट्स की तुलना में आपके लिए अधिक चिंता का विषय है। विषय कैसा? इसका कारण क्या है?
या तो इस जिले के एक ही स्थान पर उन दोनों का वर्चस्व और एक जगह पर वर्चस्व है और हमारी सेना कभी भी वहां हमला नहीं करती। हमारे वोट स्थिर हैं और एक क्षेत्र में प्रभुत्व दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं यानी उनके कार्यकर्ताओं के बीच कोई समस्या है। क्या वो परेशानी आप में भी दिखाई देगी? हल्का बिल्कुल नहीं। मुझे रोहित से पूछने से पहले मुझे जल्दी से उसके बारे में पूछना है। देवेंद्र, अब आप ही बताइए, अगर भाजपा का महापौर बनेगा तो सत्ता आने पर 137 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, जबकि 90 पर कोई नहीं लड़ रहा है। चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो कि भाजपा का उपयोग हो, चाहे आपके दिल से कितनी भी चाहत हो, महापौर महायुति होगा। सर, आप नगर परिषद और नगर पालिका की प्रचार सभाओं में हमेशा विकास की बात करते थे, तो जब भौतिक विकास की राजनीति करते हैं तब पर्यावरण से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट आता है विकास को लेकर, तब कहीं द्वंद्व होता है कि पर्यावरण पहले या विकास पहले? क्योंकि तपोवन कहो या अरे बना, इन सब पर आप पर तीखी आलोचना हुई है। इन सब को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले पर्यावरण महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस मेट्रो 3 में हम बैठे हैं, जिसका उद्योजनी ने विरोध किया, स्थगित कर दिया, 10,000 करोड़ की लागत बढ़ा दी, उस मेट्रो 3 के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया और इसका पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख कर रखा, आरे में जो पेड़ काटे थे, ये सारे पेड़ अपने पूरे जीवन काल में जितना कार्बन अवशोषण ये पेड़ अपने पूरे जीवन काल में करेंगे, उतना ही मेट्रो 82 दिनों की फेरे में कर लेती है। अब मुझे बताओ, पर्यावरण के लिए वे पेड़ ज्यादा जरूरी है या मेट्रो ज्यादा जरूरी है? 82वें दिन के बाद आने वाले हर दिन अगर ये मेट्रो यहाँ चलती है, अगर वो हमें पर्यावरण के अनुकूल ऐसा माहौल देने वाली है, यहाँ के कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली है, तो कौन गलत है कौन सही है ये कैसे तय किया जाए? पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण ये थर्ड पार्टी से करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उसका विश्लेषण किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोक लगा देगी। इसके ऊपर उन्होंने खुद की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भी उन्हें बताया कि ये जगह सही है। वो कमेटी उनके मुख्यमंत्री जयप्रकाश नारायण की। उस कमेटी ने कहने के बावजूद भी इसे रोक कर रखा। 10,000 करोड़ की लागत बढ़ गई। आज की लागत कौन वसूल करेगा? फिर भी ये दोनों हैं या कहीं हुआ है? पर्यावरण का विकास, बिहार प्रदूषण देखता है, बाकी सारी चीजें। धन्य है कि इस जगह पर सिर्फ पर्यावरण को ही देखा जाए। हमें प्रोजेक्ट्स करते समय, विकास करते समय पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। उसका समाधान करके हम भले ही आपका चेहरा ताजगी से भरा हुआ दिख रहा हो, लेकिन आवाज थोड़ी बैठी हुई लग रही है। समझाने के लिए नवी मुंबई में हमें ऐसा दृश्य देखने को मिला कि आपके दो विधायक आपस में मिलते हैं और मंदा मात्रे कहती हैं कि गणेश नायक या संजीव नायक को सीएम साहब ने फोन करके कहा कि मुझे उस चर्चा में भी वे मुझे शामिल नहीं करते। एबी फॉर्म भी छीन लिया गया। विधायकों में सुरेश इन कुछ मुकाबले ऐतिहासिक होते हैं। नवी मुंबई नवी मुंबई के बनने के बाद से ही ऐतिहासिक मुकाबले चलते आ रहे हैं। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आखिरकार उनके बीच कितने मतभेद थे, फिर भी दोनों समझदार हैं। आपसी तब पार्टी का नुकसान नहीं आता। उनकी परिपक्वता हमें उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू से दिखी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन करती है, सीट बंटवारे की बात होती है या मित्र दलों के साथ चर्चा होती है, तो वो पूरी तैयारी के साथ बैठती है। और मुझे नहीं पता कि मित्र दलों को ये समझ में आता है या नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 3 जगहों पर आपकी 100% युति हुई। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली। बाकी जगहों पे आपने स्ट्रेटेजिक नाम से गठबंधन किया। कुछ जगहों पे तो स्ट्रेटेजिक नाम से ही गठबंधन छोड़ दिया गया। तो क्या ये सब आपका प्लान होता है या फिर ये उसी के अनुसार तय होता है, या वाकई में कुछ स्ट्रेटेजिक होता है? नहीं, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। हर जगह गठबंधन करना इसी प्लान के साथ हम रखे थे, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में ये पक्का था कि ये हर जगह हो सकता है। कोशिश हर जगह करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कुछ जगहों पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ता बहुत परिपक्व थे, वहां गठबंधन करना आसान होता है।
अब आपको एक उदाहरण देता हूं, कल्याण डोंबिवली। पिछले चुनाव के बाद हमारी ताकत तुलनात्मक रूप से बढ़ गई थी। हमारे लोगों की राय थी कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। शिंदे साहब के पास पिछली शिवसेना को 52 सीटें मिली थी और कुछ कांग्रेस या शिवसेना के अन्य लोग भी पार्टी में आए थे, उनके पास ज्यादा लोग थे। मुद्दा था, हमने उस सवाल को सुलझा लिया और हमारे जो अध्यक्ष हैं रविंद्र जवान, उन्होंने उस मौके पर यह भूमिका ली कि ठीक है, अगर हमें इसमें समझौता करना है तो थोड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। इस बार निष्ठा वालों की बहुत चर्चा हो रही है और कई जगह उनके वीडियो वायरल हुए हैं। तो कुछ लोग खुद को आग लगा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही दर्दनाक वीडियो हैं। तो बाहर के लोगों को जब टिकटें मिली तो उसकी वजह से गुस्सा दिखाई दे रहा है। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को भी साथ में रखा और नए लोगों को भी साथ में लिया। तो क्या आपकी उनसे कोई बात हुई या लोगों को कैसे समझाया? संदेश, हमें ये समझना चाहिए कि जो मीडिया में दिख रहा है सभी निष्ठावान नहीं आके। नई निष्ठा क्या है? सुबह से ही लोग कहते हैं कि जो कल परसों आए हैं वे अब निष्ठावान बन गए हैं, लेकिन कुछ निश्चित निष्ठावान भी होंगे। असल में इस चुनाव की समस्या क्या है, ध्यान दीजिए। हर चुनाव एक पीढ़ी तैयार करता है। 17 के चुनाव के बाद 22 तक एक पीढ़ी तैयार हो गई। उन्हें चुनाव लड़ना नहीं आया। उसके बाद 4 साल, लगभग 5 साल हो गए हैं, तो 22 से 26 तक की एक पीढ़ी तैयार हो गई। इसलिए 26 के चुनाव में 17 से 22 की पीढ़ी और 22 से 26 की पीढ़ी, ये 2 पीढ़ियां एक साथ मैदान में उतरी। जगह उतनी है, इसलिए इस चुनाव में सिर्फ हमारे दल में ही नहीं बल्कि सभी दलों में यही स्थिति देखने को मिली। पुणे में उद्योगपतियों के पोस्टर फाड़ने वाले कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी का झंडा ले जाते हुए भी लोग देखे गए। इसका कारण क्या है कि इतनी ज्यादा आकांक्षाएं पैदा हो गई, ज्यादा लोग उस जगह पर, मतलब दोगुने लोग उस जगह की मांग करने लगे। और हाल के समय में क्या हो रहा है कि अब लोगों को, अब सबको तुरंत चाहिए। 5 साल तक इंतजार करने की किसी की मानसिकता नहीं रह गई है। पहले कार्यकर्ता 20-20 साल काम करते थे और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता था। अब वो स्थिति नहीं है। अब क्या है कि हर किसी को इंस्टेंट चाहिए। इसलिए थोड़ा ऐसी ही कंप्यूटरी जैसी उस जगह पर लोगों की आकांक्षाएं हैं। मुश्किल था, वैसे जितना खाना दिखाया गया था उतना था नहीं। 2424 लोग थे और क्या जबरदस्त नहीं था क्या? अब कैमरा सामने आने के बाद हर किसी को थोड़ा आता है। सर, आपने पिछली बार एक इंटरव्यू में कहा था कि ठाकरे ब्रांड के विरोध में आपके पास एक मोदी ब्रांड है। तो आपको कितना आत्मविश्वास है कि ये मोदी ब्रांड ठाकरे ब्रांड पर भारी पड़ सकता है? ठाकरे ब्रांड सबसे शक्तिशाली ब्रांड था जब तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे थे। उसके बाद ब्रांड नहीं रहा। तब से शिंदे एक राजनीति में अलग। ओके, अगर शिंदे आना गए, फडणवीस ब्रांड नहीं, फडणवीस का कोई खुद का मजदूर नहीं है। फडणवीस जो भी हैं वो बीजेपी की वजह से हैं, बीजेपी के नेता के रूप में फडणवीस। देवा भाऊ ने जो होल्डिंग्स वगैरह लगाए थे, इसलिए देवा भाऊ भी एक ब्रांड ऐसे बनाते हैं। क्या? वो जनता का दिया हुआ प्यार है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं कहीं भी इस नंदनवन में घूमता नहीं हूं कि मेरे कारण भाजपा है, मेरे कारण सत्ता है, मेरे कारण विजय है। मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत मेरे पीछे है। आज मेरा चेहरा दिखेगा क्योंकि, लेकिन उस नेता के पीछे जो ताकत है वो देवेंद्र फडणवीस नहीं है, वो बीजेपी है। हाँ, आपने कहा कि पार्टी में एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, तो ये पीढ़ी मुख्य रूप से आपको देखकर बन रही है। तो क्या ये देवा भावों की या देवेंद्र फडणवीस की पीढ़ी के रूप में भाजपा में आगे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि भाजपा में 2 चीजें होती है। उस समय जो नेता तैयार होते हैं वे राज्य का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व, दोनों ही नेतृत्व तैयार होते हैं। जैसे अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद जी, गोपीनाथ जी, इन तमाम लोगों को भी हमने तैयार होते देखा है। वैसे ही जो भी नेता होते हैं उनके साथ भी लोग तैयार होते हैं। भाऊ, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से दोनों ठाकरे एक साथ कहते हैं कि मुंबई खतरे में है, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव,
हर चुनाव में ये एक नैरेटिव रहा है कि मुंबई खतरे में है और महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि मुंबई के चुनाव में मुंबई को तोड़ने की साजिश की बात आती है? विधानसभा में कहा गया था कि चुनाव नजदीक आ गया है। अब ये डायलॉग आने वाला है कि मुंबई को तोड़ने की साजिश है। उन्हें पता है कि मुंबई को अलग नहीं किया जा सकता, मुंबई को तोड़ा नहीं जा सकता, मुंबई कभी भी महाराष्ट्र से अलग नहीं होगी। ये समझ में नहीं आता कि अब इस पर वोटिंग नहीं होती। लोगों को भी ये समझ आ गया है। उनकी समस्या ये है कि उन्हें लोगों के असली मुद्दे क्या है ये समझ में नहीं आता, या फिर ये भी संभावना है कि वे इतने चालाक हैं कि उन्हें पता है कि अगर विकास पर चर्चा हुई तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चर्चा भावनात्मक मुद्दों पर रखो, चर्चा मुंबई को अलग करने पर रखो, जो होना है वही होगा, इसी पर चर्चा करो। अगर बात विकास पर आ गई तो लोग सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया, दिखाओ। मराठी व्यक्ति का असली सवाल आपको क्या लगता है? मतलब आज मुंबई में मराठी व्यक्ति किस चीज को लेकर है? सबसे महत्वपूर्ण मराठी व्यक्ति का सवाल घर को लेकर है। ये मराठी व्यक्ति दक्षिण मुंबई से बाहर क्यों हो गया? इसलिए अब पूरी तरह से बाहर हो गया। आज हम उस दक्षिण मुंबई के हर मराठी व्यक्ति को घर दे रहे हैं। ये सिर्फ बोलते ही रहे, मिल मजदूर चले गए, मराठी व्यक्ति चला गया, किसके लिए किया? दिखाओ ना, रैलियां निकाली। यह रैली निकालने से पेट भरता है? रैली निकालने के बाद आपके पास इतनी देर सत्ता थी, 11 प्रोजेक्ट किए आपने, एक भी पूरा किया क्या? आज देखिए हमने बीडी साई का प्रोजेक्ट करके दिखाया है और बीडीटी साई में 80,000 लोग जो मुंबई से बाहर कर दिए जाते वही मराठी लोग हैं। उनका संबंध बताइए। ऐसा है कि आदित्य ठाकरे विधायक बनने से पहले ही हमने ये काम किया था। जब हमने निर्माण शुरू किया तब आदित्य ठाकरे विधायक भी नहीं थे, वे तो विधायक बनने वाले थे। क्रेडिट की बात है तो हमने ही कुदाल मारी थी। हमने 48% काम पूरा किया। कोस्टल जो है वो हमारी ही कल्पना थी। मेट्रो का काम भी हमारे ही समय में हुआ था। लेकिन अब जो सत्ता में है वे सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ये उनका क्रेडिट है। मुंबईकरों को सब पता है, इसलिए अगर पड़ोस का लड़का भी अपनी गोद में इन्हें बिठा दे तो भी समाज में कोई भी, पुलिस हो या कोई और, उन्हें इसका क्रेडिट नहीं देगा। पड़ोस की सारे लड़के गोद में बैठ जाए, फिर भी पूरी मुंबई को सब पता है। हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या हुआ है ये सबको मालूम है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बीडीडी का सवाल पूछता हूँ। इतने सालों तक बीड क्यों शुरू नहीं हुआ? क्योंकि इनका इंटरेस्ट बिल्डर में था। मैंने फैसला किया कि बिल्डर नहीं आएगा, मैं खुद करूंगा, मुझे पैसा लगाना है। उसमें मेरे हिसाब से इससे पहले टेंडर किया गया, उसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, मेरी तरफ से भूमि पूजन भी हो गया और दूसरी बार भी। मुझे एक सवाल मुंबईकर के तौर पर भी पूछना है। मुंबई का मराठी आदमी है, वो मुंबई में ही रहेगा, मुंबई के बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए सच में कोई पॉलिसी या कोई योजना आपके मन या दिमाग में है क्या? क्योंकि यहाँ के मराठी आदमी को क्या लगता है कि उससे जिंदगी में घर अफोर्ड नहीं कर सकते 2.5-3 करोड़ का, कभी ना कभी यहाँ से जाना ही पड़ेगा। यही डर मुंबई के मराठी लोगों के मन में है। घर में नहीं करते, हमने रुकना नहीं सीखा, अभ्युदय नगर। दूसरी बात मराठी आदमी की जगह की है, जहां से कितने सालों से, अब अभिनय नगरवाल से पूछो, इतने सालों से वहां शिवसेना ही थी ना, मतलब उद्धव जी की सेना ही थी ना। इतने सालों से बिल्डर की मशहूरी के बावजूद वे धोखा खा गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। आज मैं निर्माण के स्टेज पर हूँ, 3 साल में लाके दिखाया। 3 सालों में निर्माण चल रहा था उस जगह पर, और हर मराठी आदमी को देखो। मराठी आदमी को उत्सव घर नहीं है। 120 फुट में रहने वाला मराठी आदमी अब 520 फुट में जा रहा है। 200 फुट में रहने वाला मराठी अब 600 फुट में जा रहा है। इस मराठी आदमी को ऐसा लग रहा था कि वसई विरार के पार जाना पड़ेगा। घर खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। आज हम उसे उसी जगह पर मुफ्त घर दे रहे हैं और ये सारा विकास शुरू कर दिया गया है। कुछ कुछ चीजें कागज पर नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बताइए मराठी लोगों के लिए क्या किया। मैं बताता हूँ, छाती ठोक कर बताता हूँ। क्या मतलब मेरा सवाल था, एक तरफ भावनात्मक मुद्दा बनाम विकास की राजनीति। अब अगर आपको लगता है कि वे भावनात्मक मुद्दा उठाते हैं, राजनीति करता है, जो कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी मैंने उनमें से हर एक को जवाब दिया वे निरुत्तर हो गए। फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी ये डर फैलाया जाता है ना? अगर खान महापौर बन जाएगा तो शिवसेना का अधिकार या ये होगा वगैरह, ये भी एक वजह है। वे कहते हैं कि भाई नॉन मराठी है, जबकि आप कहते हैं कि नहीं है। इसका कारण है, मित्र ने साफ साफ कहा, धन्यवाद। मित्र ने साफ साफ कहा हिंदू होगा, महायुति का होगा, मराठी होगा। उनके इंटरव्यू देखिए, वे कहते हैं कि अगर ठाणे मराठी बोलता है तो वो मराठी का है।
इसका मतलब क्या? लेकिन क्या ये हिंदुत्व बनाम मराठी की लड़ाई है? हिंदुत्व और मराठी अलग नहीं हो सकते। हिंदुत्व, बाला साहेब का भाषण, हिंदुत्व और मराठी एक ही है, बाला साहब ने कहा था। अगर कोई और पहली बार आप देखिए, यही तो कहा गया था। क्या हिंदुत्व और मराठी एक ही हैं या अलग हैं? हिंदुत्व और मराठी अलग नहीं हो सकते। हर मराठी व्यक्ति हिंदुत्व है। भावनात्मक मुद्दा भी आपका भावनात्मक मुद्दा। नहीं क्या हिंदुत्व हम ठाकरे ने मराठी की भावना छोड़ी। उस पे हम तो फिर हम मांग नहीं रहे ना। हम उसके साथ विकास की बात करते हैं, तो विकास की बात ही नहीं करते। बाकी 4 बार चुनौती दी थी ना कि उदोजी के इलाके में विकास का कोई मुद्दा दिखाओ और 1000 रुपए पाओ, मतलब 1000 रुपए बच गए। अब हम मेट्रो में अब सिद्धिविनायक स्टेशन पर बाहर निकले हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। ये बात सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। जब हम उतर रहे थे तब आप नीचे MMRDA के रीजन के बारे में बात कर रहे थे। MMR रीजन के बारे में बात हो रही थी। मुंबई के बाहर भी शहरीकरण बहुत ही खराब तरीके से हुआ है, फिर चाहे वो ठाणे हो। वहां भी आप पारे करे थे, ठाणे में, सिर्फ मुंबई में नहीं। वहां की निगरानी करते समय भी आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिला होगा, है ना? ठाणे में विकास किया गया है और जो योजना बनाई गई है, आज मेट्रो ठाणे, कल्याण, डुम्बिवली, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापुर, इन सभी इलाकों में चलेगा। रोड नेटवर्क, उसके बाद टनल्स नेटवर्क, इन सभी इलाकों में तैयार किए गए पीने के पानी के। आप देखिए, एक और बात बताता हूं, अप्रोच का फर्क देखिए। मुंबई के लिए, पीने के पानी के लिए कितने साल हो गए हमें? 3 बार हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। हमने अध्ययन किया, काम कर रहे थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले थे। छुपी हुई बात ये थी कि उसमें उनकी ये बात थी, आप एक गांव बाहर निकालते हैं, 5 गांव है, अगर आप 5 गांव बाहर निकाल देंगे तो हमारा अभयारण्य सुरक्षित हो जाएगा और फिर हमें इसे एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के रूप में। 15 से 20 साल तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब मैंने इसमें ध्यान दिया और मैंने उनकी बैठकें ली, समस्याओं को समझा और उन्हें समझने के बाद कुछ लोगों और एक्सपर्ट्स को बैठाया। हमारे प्रवीण परदेशी हैं, उनका अच्छा अध्ययन है। टेंडर निकला, यानी मुंबई के पीने के पानी के लिए 500 mld पानी और गारगाई, ये सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है और पूरी ग्रेडियंट के हिसाब से सबसे नजदीकी प्रोजेक्ट है। नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने वही सवाल पूछा कि जो आरोप मुंबई के मामले में लगे, वही आरोप ठाणे के मामले में भी लगे थे और संजय केड़कर ने लगाए थे। जब महापालिका का मुद्दा उठा तो हमें सारी बातें करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ होगा ना। सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीतिक रूप से जब हम एक दूसरे के खिलाफ थे तो मैंने आरोप प्रत्यारोप किए। पैसे बांटने का आरोप लगा। ऐसा नहीं कि नहीं किया था। जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं, उस समय जब हम साथ होते हैं। इस बार हमने MMR रीजन के बारे में सोचा, इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज अगर आप MMR रीजन में देखें तो काम चल रहा है। देश में सबसे ज्यादा निवेश MMR रीजन में हो रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा। मुझे एक सवाल पूछने की इजाजत दें, अगर आप हैं तो मैं पूछ लेता हूं। अब शिंदे के साथ काम करते हुए कैसा लगता है? मतलब अब 2.5 साल बाद। आइए हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। 2014 से 2019 में कैसा लगा, 2019 से 2022 में कैसा लगा और 2022 से 2024 में। अब 2024 के बाद हम जो साथ है ना, उसकी शुरुआत 14 से 19 तक की है। मुझे बताइए 19 से 22 तक, 14 से 19 के बीच जब उनकी पार्टी में उन पर अन्याय हो रहा था, तब मैं उनके साथ था। जब उन्हें दबाया जा रहा था तो उन्हें MSRDC का विभाग क्यों दिया गया? समझिए इस विभाग में क्या नहीं है। उस समय मैंने शिंदे साहब से कहा, आप सोचिए, आपको बताती हूँ। इंटरव्यू में वे बोले, उन्हें बताया शिंदे साहब, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा विभाग बनाकर दिखाओ और करके दिखाओ। समझ थी और इसी वजह से
वास्तव में कभी से हमारी जो भी दोस्ती है या जो भी संबंध बने हैं वे तैयार हुए 22 से 2425 तक समझ लीजिए। वे मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री, ठीक है। कभी भी हम दोनों के संबंधों में कभी कोई दूरी नहीं आई। इसका कारण मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं चर्चा करता हूं, होता है। अब कल सुबह उन्होंने फोन किया कि मैं रात भर जागा हूं, इसलिए मैं आज शायद कैबिनेट में नहीं आ पाऊंगा। अब तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे सिर्फ 3 ही विषय नहीं आते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साधारण विषयों में से। मीडिया ने चला दिया कि शिंदे नाराज है, इसका कोई जवाब नहीं है ना। हमारे आपसी संबंध बहुत सहज है, बिल्कुल। अगर कोई भी परेशानी आ जाए तो हम तुरंत आपस में बात करके उसे दूर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है जब पार्टी के लिए मुझे कोई भूमिका लेनी पड़ती है, मतलब कोई भूमिका हम दोनों को निभानी पड़ती है, लेकिन हमारी पार्टी को नहीं निभानी पड़ती। उस समय हम आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि सिद्धिविनायक के पास हमारा ये इंटरव्यू सच में खत्म होने वाला है, हमारी बातचीत खत्म होने वाली है। लेकिन मुझे एक सवाल है। पिछले साल जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में समुद्र मंथन चल रहा है और उसमें से जो भी अमृत निकलता है वो आपके सहयोगी दल ले जाते हैं, और विष तो सारा आपको ही लेना पड़ता है, जैसे उप मुख्यमंत्री पद की आलोचना वगैरह। इस बार का मंथन हुआ तो क्या अब आपको आखिरकार अमृत मिला है या अभी भी नहीं? हमें अगर विष भी मिला तो भी हम उसे अमृत समझते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वो हैं जिनमें विष को अमृत में बदलने की ताकत है। हमारे लिए विष भी अमृत है। ये जो इलाका है इसे ठाकरे का गढ़ माना जाता है। क्या आपको लगता है कि ये इलाका अब भी गढ़ बना रहेगा आचंगे? क्या आपको लगता है कि ठाकरे ब्रांड खत्म हो जाएगा? क्योंकि आखिरकार ठाकरे ब्रांड खत्म हुआ, इस नाम पर ही वे एक साथ आए थे। कौन किसे खत्म करता है? राजनीति में जीत और हार होती रहती है। मैं फिर कहता हूं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये खत्म हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। ठाकरे ब्रांड एक ही था, अब ठाकरे ब्रांड नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ही एकमात्र ब्रांड थे, अब कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। इसलिए इस चुनाव में हमारी महायुति जीत कर आएगी और महायुति की लहर में हम बैठेंगे, हमें पूरा विश्वास है। 3 पार्टियों की सरकार में कुछ गड़बड़ है, कुछ समस्या है, दोनों पवार भी एक साथ आ रहे हैं, कुछ समस्या है, पवार ब्रांड भी एक साथ आ रहा है वगैरह। इससे कोई समस्या आगे जाके हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ो उसे। सभी बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक आम आदमी हूँ। मेरा कोई ब्रांड नहीं है, मेरा कोई बैंड नहीं है, इसलिए मैं बस इतना ही कहता हूँ लोगों से। हमारा काम सबने दिखा है। जो बीजेपी चुन रखा था उसे हम हकीकत में ला सकते हैं। ये मुंबई ने, पुणे और एमएमआर रीजन ने, नागपुर ने, सभी ने देखा है। सभी महानगरों को पता है कि जो जो कहा गया था वो सब करके दिखाया गया है। इसलिए निश्चित रूप से लोग हमें। मुख्यमंत्री जी, आज आप हमारे चौपाल पर खुद आए, आपने हमारी विनती को मान दिया और यहाँ आकर चर्चा की, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद फिर से मुलाकात होगी, कई बातें होती रहेंगी। महाराष्ट्र की राजनीति को ठंडा मत होने दीजिए, बस इतनी मेरी आपसे विनती है कि हमें भी थोड़ा सवाल पूछने का मौका मिले। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।